नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया का ये स्पेशल सेगमेंट स्वतंत्रता दिवस 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आज हम कुछ खास करने जा रहे हैं। आज हम जुड़ेंगे हमारे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ ही साथ जुड़ेंगे हमारे उन व्यूअर्स के साथ जो फाउंडर इंडिया के साथ काफी लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं हमारे चैनल के फाउंडर इंडिया के एडिटर लवजीत अलेक्जेंडर। सर, बहुत स्वागत है आज के शो में। थैंक यू शिवानी, और आपको भी शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं, और हमारे सारे एनालिस्ट को जो हमारे साथ में जुड़ते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हमें ले चलते हैं, उन सभी को भी आजादी के इस खास दिन की, इस 75वें दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सभी दर्शकों को भी। और हम सब मिल करके उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में भी एक और बेहतर एक तरीके की फ्रीडम और पा सकें, जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, जहां पे हमें आजादी मिलेगी अपनी बहुत सारी मंदी से, बहुत सारी परेशानियों से, जो कोविड के चलते या बहुत सारे और कारणों के चलते रही है। तो उससे हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल और नए मुकाम हमें दिखाएगा और वहां तक हम पहुंचेंगे। बिल्कुल, इस खास सेगमेंट को करने का हमारा केवल यही मकसद है कि स्वतंत्रता केवल खुले में घूमने की या अपने हिसाब से जीवन को जीने की नहीं होती, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट टर्म होती है हमारी जिंदगी में, जो बहुत महत्वपूर्ण जो किरदार है वो निभाती है कि हम अपना जीवन किस तरीके से बसर करेंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मार्केट लाइव जो हमारा शो होता है, उसके माध्यम से हम यही करना चाह रहे हैं कि हम हमारे दर्शकों को पूरे तरीके से फाइनेंशियली लिटरेट बना सकें। और सर, आज के इस शो में हम जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ होंगे अविनाश गोरखकर जी और साथ ही साथ हमारे साथ होंगे संतोष सिंह जी। स्वागत है हम हमारे एक्सपर्ट्स का आज के शो पे। थैंक यू सर, आप दोनों को स्वतंत्रता दिवस की हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को भी और आप सबके दर्शकों को भी हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। आपको भी दोनों को शुभकामनाएं लवजीत और शिवानी। आपके व्यूअर्स को भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत धन्यवाद सर, आपने इस स्पेशल सेगमेंट के लिए वक्त निकाला। आप इतने लंबे वक्त से फाउंडर इंडिया के साथ हमारे व्यूअर्स के साथ जुड़ते आ रहे हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। लवजीत सर, अगर आपकी इजाजत हो तो अब हम चलते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ, उनसे जुड़ते हैं और उनके सवाल लेना शुरू करते हैं। विश्वजीत दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, दिनेश शर्मा सर बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़ते आ रहे हैं, वो भी मौजूद हैं, और राकेश पोकर सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवानी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, इम्पोर्टेंट शो है आज हमारा, और ये इसलिए भी और खास हो जाता है जहाँ एक और ये दिन, जिस दिन हम इस शो को प्रसारित कर रहे हैं, वो दिन इतना खास है। और साथ ही साथ एक और खास बात है, ये पहली बार ऐसा है कि हमारे दर्शक जो हमें अब तक अपनी स्क्रीन पे देखते थे, आज हमें उनको देखने का मौका मिलेगा। तो खाली उनके सवाल जो हम कमेंट्स के रूप में, चैट के रूप में देखते थे, उन सवालों को लेकर के हम आगे बातचीत करते थे, या उनका फीडबैक भी हमें शब्दों में मिलता था, लिखे हुए शब्दों में, आज हम उनको फेस टू फेस देख सकेंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और स्वागत है आप सभी लोगों का, सभी दर्शकों का भी जो हमारे साथ स्क्रीन पे भी जुड़ रहे हैं और जो स्क्रीन के अलावा इस शो को देख रहे हैं, उन सभी का। तो ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं और ये बहुत एक्साइटिंग है मेरे लिए भी कि हम ये करने जा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम जुड़ते हैं दिनेश सर के साथ। दिनेश सर, बहुत स्वागत है, अहमदाबाद से आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद। नमस्ते एलेक्स जी, नमस्ते शिवानी जी, कैसे हैं आप सबको? अविनाश सर को जो हमारे गूगल बाबा हैं, संतोष सिंह सर जिनका तो मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ। डे टू डे भी अब जब संतोष सर आते हैं, आप देखते ही होंगे कि मैं बिल्कुल उनके साथ रहता हूँ, उनके हर एक वीडियो उनकी यूट्यूब चैनल पर भी देखता हूँ। और सबको 75th स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया दिनेश जी, आप आज भी हमारे साथ जुड़े थे, हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, इतने लंबे समय से आप फाउंडर इंडिया की शुरुआत से हमारे साथ हैं।
बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोगों को देखकर, और आप ही हमारी हौसला अफजाई करते हैं कि हम इसी तरीके से अच्छा काम करते रहें, और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जितना जागरूक बना सकते हैं बनाएं। दिनेश सर, कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हैं, आज किस स्टॉक पे या किस चीज पे आप राय चाहेंगे? हमारे साथ हमारे दो सबसे बेहतरीन स्टॉक मार्केट एनालिस्ट मौजूद हैं, किस चीज पे राय चाहेंगे आज? मैडम, पहले तो मैं फाउंडर इंडिया टीम को, एलेक्स जी को और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये मुहिम चालू की है कि हम जैसे इन्वेस्टर और डे टू डे लाइफ में बिल्कुल जो भी हमारे मन में क्वेश्चन आता है तुरंत आपके पास आके उसका निदान पा लेते हैं। तो उसके लिए मैं पूरी टीम को काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन का 10 बजे से लेके 1 बजे तक मुझे तुरंत आंसर मिल जाता है। तो वैसे ज़्यादा कोई आज क्वेश्चन है नहीं, लेकिन मेरे दोनों फेवरेट एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सर, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, मैट्रिमोनी और एक तीसरा और था बोरोसिल रिन्यूएबल, इन तीनों में से कौन सा स्टॉक ऐसा, या तीनों ही थोड़े थोड़े लेकर क्या मैं 3-4 साल तक रखकर अच्छी सी अमाउंट इकट्ठी कर सकता हूँ एज अ प्रॉफिट? मैं बहुत बड़ा, पहले मैं बता दूं सर, मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी नहीं हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में शेयर लेता हूँ, 10 शेयर, 15 शेयर, 25 शेयर, ऐसे ही। बहुत बड़ा मेरे पास है निवेश के लिए कुछ है नहीं, तो थोड़े थोड़े टुकड़ों में जैसे जैसे मार्केट गिरता है वैसे लेकर और मैं मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड करता हूँ। तो उसी हिसाब से आप यदि आंसर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अविनाश सर के पास। अविनाश सर, पहले आप अपनी राय दे दीजिए फंडामेंटल्स के हिसाब से आपको क्या लगता है इन शेयर्स पर। उसके बाद हम संतोष सर की राय ले लेंगे कि किस तरीके से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। दिनेश जी, पहले तो आपको भी इंडिपेंडेंस डे मुबारक, और आपकी एप्रिसिएशन के लिए थैंक यू वेरी मच। दिनेश जी, आपने 3 शेयर पूछे, एक तो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, एक मैट्रिमोनी और एक गुजरात रिन्यूएबल्स। ये बोरोसिल रिन्यूएबल जो कंपनी है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में इसको खरीदोगे तो मुझे लग रहा है अगले 3-4 साल में ये बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर प्रूव होगा। ऑलरेडी कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो काफी सिग्निफिकेंट भाग चुकी है, लेकिन जो प्रकार के नतीजे Q1 में आ गए हैं और जिस प्रकार का इनका मॉडल, इनका प्रोडक्ट है, ये बेसिकली सोलर ग्लास बनाते हैं और कंट्री की सब ओनली प्लेयर है जो सोलर ग्लास बनाती है। अभी सोलर का डिमांड अगले 2-3 साल में बहुत ही मजबूत तरीके से बढ़ने वाला है, तो ये मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन विकल्प रहेगा अगर आपको मोटा पैसा बनाना है, और वो भी 2-3 साल अगर आपकी रुकने की कैपेसिटी है। रही बात एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी की, तो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऑटो कंपोनेंट प्लेयर है और ये बेसिकली बजाज फैमिली से एसोसिएटेड है। इनका आईपीओ आया था तभी इन्होंने कहा था कि बजाज ग्रुप के साथ इनका काफी बिजनेस रिलेशनशिप है, तो ये भी एक अच्छा विकल्प है। लेकिन मेरे ख्याल से इनके परफॉर्मेंस में काफी थोड़ी कटाई प्रीवियस क्वार्टर्स में हुई थी, तो काफी स्टॉक गिर चुका है, परफॉर्म नहीं कर चुका है, तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा आप निवेश कर सकते हैं। और तीसरी कंपनी आपने मैट्रिमोनी बोली थी, देखिए मैट्रिमोनी बेसिकली एक एसेट प्लेटफॉर्म वाली कंपनी। अभी आजकल तो जो प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है जैसे कि IEX है, CDSL है, यहाँ पे बहुत लोगों को लगता है कि ऐसी कंपनीज में निवेश करना चाहिए। तो डेफिनेटली मैट्रिमोनी में ग्रोथ पोटेंशियल होगा, क्योंकि इंडिया में शादियां आजकल ज्यादातर ऑनलाइन वेबसाइट से ही होती है और मैट्रिमोनी का काफी बड़ा एक्सपोजर है। तो ये 3 शेयरों में ग्रोथ पोटेंशियल तो बढ़िया है, लेकिन सबसे बेहतरीन पोटेंशियल मुझे लग रहा है कि ये गुजरात रिन्यूएबल में है। ये जो सोलर ग्लास बनाती है, अगर यहाँ पे अगर आपने थोड़ा थोड़ा निवेश किया तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुनाफे के लिए जगह सबसे ज्यादा रहेगी। तो आपके बजट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन पहला नंबर ये गुजरात रिन्यूएबल के लिए, उसके बाद एंड्योरेंस और उसके बाद मैट्रिमोनी। तो मेरे ख्याल से 3 ही अच्छी कंपनी है, लेकिन एसेट एलोकेशन ज्यादा पैसा आप मेरे ख्याल से सोलर ग्लास बनाने वाली कंपनी में डालिए, क्योंकि यहाँ पे ये मोनोपोली प्लेयर है और इसमें इनको कोई कंपटीशन अगले 1.5-2 साल के लिए आने वाला नहीं है, और ये डिमांड बहुत ही सिग्निफिकेंटली अगले 2-3 साल में बढ़ेगी। सर जी अविनाश जी, अब हम संतोष सर की तरफ चलें, सर से भी इन शेयर्स पर राय ले लेते हैं।
देखिए, जैसा 3 कंपनियों के बारे में उन्होंने पूछा है, मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जैसा कि अविनाश ने भी बताया कि गुजरात बोरोसिल हो सकता है, क्योंकि अभी हम आज दोपहर में बात कर रहे थे मॉर्निंग शो में आपके कि कंपनियों में जो निवेश है या फिर यूएनओ में जिन कंपनियों ने जिन पूरे देशों ने जो कमिटमेंट दिया है, वो ग्रीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा है, और जो भी कंपनियाँ ग्रीन एनर्जी की तरफ, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी पे काम कर रही हैं, वहाँ पर फोकस काफ़ी ज़्यादा है। और मुझे लग रहा है कि ये कंपनी भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो गुजरात बोरोसिल उस लिहाज से काफ़ी जो रिन्यूएबल्स है वो काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद दूसरी कंपनी जो मुझे लगता है कि जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो होगा वो होगा जो इनका एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और जैसा कि अविनाश ने बताया कि बजाज के साथ जो है इनका कुछ टाई अप है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग फ्रेंड्स हैं और ये काफ़ी अपना जो है माल वहाँ भी सप्लाई करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पर। और सेकंड पायदान पे मैं उसे रखना चाहूँगा अगर पोर्टफोलियो आप बिल्ड कर रहे हैं तो। और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी में जो उम्मीद जताई जा रही है और जो सारे एनालिस्ट मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसमें जो ग्रोथ होगी वो तकरीबन जो है 40% के CAGR से ग्रोथ होगी आने वाले 2 सालों में। तो ये 2 कंपनियां मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा है। और थर्ड पायदान पे मैट्रिमोनी आप रख सकते हो। जैसा कि सब जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का काफ़ी बोलबाला है इन दिनों। और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में जो कंपनियां भी इसमें काम कर रही हैं उनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जो लोग अब इंडिया में, जो कि हम यूनाइटेड फैमिली थे पहले, अब न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही हैं, लोगों के कनेक्शंस अपने समाज से, अपने लोगों से दूर होते जा रहे हैं। तो उस जगह पे इन सारी कंपनियों का रेलेवेंस हो जाता है। पहले इंडिया में जो शादियां होती थी वो जान परिचय के उसमें होती थी, लेकिन अब जो होने लगी हैं वो लोग कास्ट के बैरियर को पार कर जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को, इवन रिलीजन के बैरियर को पार करते हैं। तो ये कंपनियां उनको हेल्प करती हैं कैंडिडेचर को डिसाइड करने के लिए। तो ये तीसरे पायदान पे मुझे लगता है कि कंपनी आपको रखनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो यहाँ पर अविनाश सर ने और संतोष सर ने राय दे दी है। एक सवाल यहाँ पर जो नवीन सर ऐड करना चाह रहे हैं वो ये है कि अविनाश सर और संतोष सर, आप दोनों को इंडिया को अगर एक स्टॉक के तौर पे देखा जाए तो वो कैसा लगता है, कितना स्ट्रॉन्ग लगता है वो? तो आने वाला साल किस तरीके का रहेगा हमारे देश के लिए, वो बताइए सर। अविनाश सर आपसे शुरू करते हैं, फिर संतोष सर के पास चलेंगे। देखिए, मुझे लग रहा है कि 2021 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर हमारे लिए साबित होगा। हालांकि अभी 2 कोविड के वेव इंडिया एक्सपीरियंस कर चुकी है। अनुमान है कि तीसरा कोविड वेव भी आने की अपेक्षा है। तो मैं समझता हूँ कि दिसंबर के बाद, यानी ये साल बहुत चैलेंजिंग रहेगा। ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं रहेगी, कम से कम प्रीवियस ईयर के हिसाब से इस साल ग्रोथ अच्छी आएगी। और होपफुली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो मेक इन इंडिया वाला जो थीम है वो मेरे ख्याल से मार्केट में बहुत अच्छी तरह से चलेगा। इंडिया के लिए मुझे लग रहा है कि जो भी तकलीफें, जो भी चैलेंजेस थे, वो हमने काफी सक्सेसफुली उसको पार किया है। हो सकता है कि और 2-3 महीने या 4 महीना थोड़ा और चैलेंज हो, लेकिन डेफिनेटली FY22 में आपको बहुत पॉजिटिविटी और बहुत ग्रोथ नंबर्स अच्छे देखने को मिलेंगे। मार्केट में अगर मैं कहूँ कि और कितना मार्केट बढ़ेगा, मार्केट तो रिकॉर्ड हाई पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अभी जिस प्रकार की तेजी हमने देखी है, ऑलरेडी पॉजिटिविटी हर तरीके से लोग फैक्टर इन कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है मेरे ख्याल से। अभी इजी मनी जो है, जो बहुत आसानी से जो पैसा पिछले साल बना है, वो शायद नहीं बने, लेकिन डेफिनेटली ग्रोथ पोटेंशियल इंडियन मार्केट्स के लिए काफी अच्छा है। इंडियन इन्वेस्टर्स को ये मौके बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। अगर इनका निवेश करने का विचार है तो अच्छी कंपनी में लंबी अवधि के लिए अगर पैसा लगाते हैं तो मुझे लग रहा है कि आगे भी पैसा जरूर बनेगा, लेकिन सोच समझ के और बेसिकली थोड़ा रिसर्च करके आप कंपनीज में इन्वेस्ट करें। और सबसे बड़ी बात, स्काई इज अ लिमिट। अभी 16,000 का लेवल निफ्टी ने क्रॉस किया है, तो ऐसा नहीं कि हम यहीं पे रहेंगे। आने वाले मेरे ख्याल से साल में होपफुली अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आएगी, तो डेफिनेटली 16,500 16,800 भी पॉसिबल है। तो ये वक्त ही बताएगा कि कैसे मार्केट आगे बढ़ेगा। बट ओवरऑल कोविड अगर होपफुली नवंबर दिसंबर के बाद जाता है तो मेरे ख्याल से वो मार्केट्स के लिए सबसे बड़ा रेटिंग ट्रिगर रहेगा। तो आई थिंक पॉजिटिविटी है, लेकिन थोड़ा कॉशियसनेस भी है। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को बहुत मेरे ख्याल से बैलेंस तरीके से अपना निवेश करना चाहिए। जी,
संतोष जी, आपसे जानना चाहता हूँ इंडिया एज अ स्टॉक के साथ में, और क्योंकि अभी हाल ही में जो कुछ आंकड़े जो अविनाश जी भी बता रहे थे और जो रिकॉर्ड हाइस पे हमारे बाजार हैं, चाहे वो 16,000 का आंकड़ा हो, चाहे वो 55,000 का आंकड़ा हो, हम सब नए रिकॉर्ड्स के साथ में इस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। और वहीं हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने जो एक आंकड़ा दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब 3 लाख लोग करीब करीब मतलब 3 गुना हो गया है वो लोग जो डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं। यानी ये नई खेप है, एक नई जनरेशन है जो शेयर बाजार में आ रही है, जो रिटेल के अंदर में आ रही है। और उसी तरीके से एक नई लिस्ट है, एक नई लीग है जो कि आईपीओ के साथ में आ रही है, जिनकी लिस्टिंग हो रही है। ये दोनों चीजों को मिलाते हुए संतोष सर, आपको कैसा दिखता है कि क्या आने वाला साल कुछ बहुत अनोखा होने वाला है और कुछ बहुत खास होने वाला है इंडिया के लिए? देखिए, इंडिया के लिए हमारे गवर्नमेंट का जो एंडेवर है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम कर दें, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट डबल के करीब है 2025 तक। तो ये काफ़ी होपफुल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और उसके लिए सारे रेगुलेशंस जो है धीरे धीरे वो इन प्लेस ला रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने रेट्रो टैक्स जो हटाया था वो एक बहुत बड़ा बॉटल नेक था, कह लें कि जो लोग बाहर से इंडिया में निवेश करते हैं उनके लिए। मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ भी हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में अच्छे की तरफ ही हो रहा है। मार्केट लेकिन कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि इकोनॉमीज होती हैं मूव्स इन साइकिल, ऐसा हम जानते हैं कि हमेशा एक तरफा तेजी नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म स्टडीज़ को देखता हूँ और काफ़ी फॉलो करता हूँ, और उसमें एलियट वेव थ्योरी या उनके प्रिंसिपल को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो करंट अप मूव है अभी शायद कुछ दिनों तक बना रहेगा। और जो नेक्स्ट टारगेट होगा या नेक्स्ट टर्मिनल पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो तकरीबन 19,000 से लेकर 21,000 के बीच तक निफ्टी का हो सकता है। और वो एक काफ़ी बड़ा जो है लेवल होगा जहाँ पर कि हम कह लें कि पूरे एक साइकिल का और एक बड़े साइकिल का कह लें कि वो एंड होना चाहिए। वो हो सकता है कि आपको साल से 1.5 साल के अंदर मिले, और तो वहाँ पर सावधान रहना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ से अभी आपको तेजी तो डेफिनेटली मिलेगी, हियर और देयर करेक्शंस जो ज़रूर होंगे, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये हम एक बड़े टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ से कि टर्मिनल और एक बड़ी गिरावट होगी जो कि शायद हम लोग अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखे होंगे। तो वो गिरावट होने की है, अभी नहीं, बट लेकिन यहाँ से कुछ और तेजी होगी। और उस तेजी में मतलब अभी कह लें कि वो पागलपन जो हम लोगों ने 2008 में देखा था, 7 में देखा था, उससे भी बड़ा पागलपन हो सकता है मार्केट में, यूफोरिक मार्केट हो और उसके बाद फिर गिरेगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब हम टर्मिनल एंड की तरफ पहुंच रहे हैं तो अच्छी कंपनियों में निवेश करें, क्योंकि अच्छी कंपनियां हमेशा सर्वाइव करती हैं, और जो भी इकोनॉमिक अपहीवल्स होती हैं उसमें सर्वाइव कर जाती हैं। इसलिए अच्छी कंपनियों में निवेश करें, और हम लोग अभी भी लगता है मुझे कि यहाँ से ऊपर जा सकती है मार्केट। चलिए चलते हैं इस नोट के साथ में, जहां ओवरऑल व्यू बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और सुपर ऑप्टिमिस्टिक भी है। एक बड़े आंकड़े बता रहे हैं, बड़े लेवल्स बता रहे हैं संतोष सर भी, और अविनाश सर भी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये बड़े लेवल्स पे बाजार को हम देख सकते हैं। अगले दर्शक के पास चलते हैं, हमारे खास मेहमान हैं आज के लिए, क्योंकि ये हमारे साथ में काफी दूर से जुड़ते हैं, यूएस से जुड़ते हैं, हमारे साथ में विश्वजीत भी हैं। और विश्वजीत जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो आप बताइए कि आपको फाउंडर इंडिया क्यों अच्छा लगता है, और अच्छा लगता भी है कि नहीं? धन्यवाद। क्या आप मेरे आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। ओके, मेरा नाम आपने जैसे बताया विश्वजीत दास है। मैं यूएस से आपके साथ जुड़ता हूँ, और इसीलिए जुड़ता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली मैं आता हूँ कुछ नॉलेज पाने के लिए। मतलब आप लोग नॉलेज हमसे लेते हैं, शेयर करते हैं, हमारी ट्वीट को पढ़ते हैं, बस आपकी जो एक्सपर्ट है अविनाश सर जी या संतोष जी, आपके प्रसाद खुसे जी, वो उसके बाद वो एनालाइज करते हैं, उससे अच्छा लगता है। एंड उससे क्या होता है कि हम अपनी टैलेंट या हमारी जो सोच है उसको शार्प करते हैं। यहाँ इसीलिए मैं नहीं आता हूँ कि आपकी कोई स्टॉक में आपने टिप दे दिया फिर मैं जाके खरीदूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं रात को इतनी दूर से इसलिए जोड़ता हूँ कि मैं हर दिन अपने टैलेंट को बढ़ा सकूं। मार्केट में टैलेंट बढ़ गया तो पैसा मेरे पीछे ऑटोमेटिकली भागेगा, मैं पैसे के पीछे नहीं भागता। आई मीन माय थॉट इज लाइक दैट कि मैं अगर अपने आप को शार्प कर लिया
तो मनी इज द बाई प्रोडक्ट, और मैं ये 2008 से ये देख चुका हूँ इस सारी चीजों। पहले तो मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस के ऊपर, और मैं ये चाहूंगा कि माँ भारती आपको और आपके परिवार वर्ग को सुखद और संपन्न रखे। ये इंटरेस्टिंग है विश्वजीत जी, और जो हम जिस मोटो के साथ में चलते हैं, जिस विजन के साथ में चलते हैं, जिसमें हम अर्निंग विद लर्निंग की बात करते हैं, और उसी पे आप भी कह रहे हैं कि ये जब पढ़ाई होती है, जो शिक्षा मिलती है, ये आगे चल करके पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी, वो बहुत आसान काम है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। तो इसमें लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि हम आपको बराबर डेली केवल आपके सवाल तो कम होते हैं, उससे ज्यादा आपका एनालिसिस होता है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि मैं आपसे पूछूं कि आपका एनालिसिस क्या है आने वाले समय के लिए, आने वाले साल के लिए। आपको क्या लगता है इस देश का भविष्य कैसा होने वाला है शेयर बाजार के मामले में, और साथ में कोई ऐसा सेक्टर जो आप देख रहे हैं जो कि इसको लीड करेगा, जब हम कहते हैं कि आगे चल के बहुत बड़ा एक नंबर, बड़ी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो उसके अंदर में कौन से सेक्टर्स आपको लगते हैं, या कौन से ऐसे फैक्टर्स अगर आपको लगते हैं जो आप कह सकते हैं कि क्योंकि आप वहां से बहुत सारी चीजें हमें वो वाला इंसाइट देते हैं, कि ग्लोबल इंसाइट देते हैं, आप बताते हैं हमें कि किस तरीके से अमेजोन के नतीजे आ रहे हैं, या एप्पल के नतीजे आ रहे हैं, और गूगल के नतीजे, और वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं वहां के बाजारों को, और उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हमें इंडिया के बाजारों में मिलता है। उस तरीके से कोई एक एनालिसिस, कोई ऐसा फैक्ट जो आप धन्यवाद, मुझे आपने ये क्वेश्चन पूछा। मैं 2 मिनट लूंगा इसके ऊपर। जो मैंने देखा है, पहले तो मेरा बैकग्राउंड, मैं IIT दिल्ली से पास आउट हूँ, उसके बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट गया, एंड उसके बाद मैं यूएस की एक बैंकिंग में हूँ। कॉम्प्लायंस के हिसाब से मैं नाम नहीं बोल सकता, एंड मैं वेरी क्लोजली फेडरल रिजर्व और क्लियरिंग हाउस के साथ काम करता हूँ। ये सारी चीजें मेरे बैकग्राउंड है। और मैं 2008 लेमैन ब्रदर जो कोलैप्स हुआ था जिस दिन रात को, उस टाइम में उसकी जो ब्लॉकिंग और चेकिंग और सारी चीजें, वो मेरा आई ओपनर था मेरे लाइफ में, कि अचानक क्या गया। और मेरे बैंक ने आके बोला एक दिन रात को कि वी ड्रॉप्ड, द लैंग्वेज आवर सीईओ सेड, वी ड्रॉप्ड $32 बिलियन। तो मैं टेक्निकल उस हिसाब से पूछा कि क्या हो गया, $32 बिलियन कहाँ चले गए अचानक रात। तो वहां से मैंने अपने आप को डेवलप किया इस मार्केट में। एनीवे, सो मैं जहां यहाँ से देख रहा हूँ, मैं आपको 3 लाइन में समझाऊंगा। 20 साल पहले या 25 साल पहले अमेरिका $3 ट्रिलियन था, और वहां से वो $5 ट्रिलियन जंप किया। उसके बाद उसके लिए ब्लू स्काई जोन था। चाइना $3 ट्रिलियन था 15 साल पहले, और उसने $5 ट्रिलियन जंप किया, और उसके लिए ब्लू स्काई जोन है। सिमिलरली अभी एक ही कंट्री है जो $3 ट्रिलियन में बैठा है, जो 5 ट्रिलियन जाएगा, दैट इज इंडिया। ये है, आप ये सीन देखिए। 20 साल पहले यूएस 3 ट्रिलियन कम टू 5 ट्रिलियन, और जैसे ही वो 5 ट्रिलियन टूटा, उसका हालत क्या हुआ आप देख लीजिए यूएस का। चाइना 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन, अब इंडिया बैठा हुआ है। अब जब इंडिया यहाँ पे बैठा हुआ है, इंडिया कहाँ जाएगा? सो बेसिकली जो हम लोग देख रहे हैं, या जो हमारे बैंकिंग सिस्टम में जो बात होता है, पहले चाइना को एपीआई जो इंडिया का 2% या 3% एपीआई इंडिया सप्लाई करता है पूरी कंट्री को। यहाँ पे तो मैं ऑरबिंदो और बाकी सब की कंपनी को देखता रहता हूँ। राइट नाउ दैट विल मूव टू इंडिया, नॉट एंटायर, but at least 5 to 6% API market will move to India. वहां पे सबसे जो बेस्ट है वो है कैंसर, ऑनकोलॉजी। ये पहला चीज है जो इंडिया को मूव होगा। और मैं इन आपके एक्सपर्ट से जानना चाहता हूँ कि ऑनकोलॉजी में कौन कौन से एक्सपर्ट इस कंपनी है। मेरे पास भी है एक दो लिस्ट, ये है। दूसरी चीज है, आप लोग शायद डाटा देखेंगे कि इस साल हमारी वुमेन एजुकेशन में हम वर्ल्ड में टॉप हो गए। हम लोग शायद 2% यूएस से आगे हैं। एंड आपकी जो लेडी एंकर है, प्लीज बुरा मत मानिए। अब जब ये वुमेन एजुकेशन हाई है एंड दे विल कम टू द जॉब, and after the job do you think that they will start cooking? No, ये पूरा पैसा फास्ट फूड की तरफ जाएगा।
That's why I'm bullish on the fast food. आप देख लीजिए सैटरडे संडे हम सारे फादर हैं, मतलब अपनी यंग एंकर हम सारे फादर हैं. What your kid ask you on Sunday? Dad, I want a pizza. That's it. ये जाएगा उधर. तीसरा जो है, जो स्टेप है, जितना पोल्यूशन आपका हो रहा है, you cannot breathe on Delhi. You guys know we don't able to breathe on Delhi. तो इसके लिए आपको ईवी और इसके थ्रू जाएगा, लेकिन मैं वो ईवी में नहीं जाऊंगा. इसमें एक सॉफ्ट कॉर्नर है जहां पे आप लोगों को मैं ध्यान बटाना चाहूंगा. हाइड्रोजन. क्यों हाइड्रोजन है कि आपके सारे के सारे टेलीकॉम टावर डीजल इंजन में चलता है. यू नोट ऑन दैट. वो डीजल इंजन में चलता है और वो आगे ऐसा नहीं होने वाला. वो डीजल इंजन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन. यहाँ पे यूएस में प्लग पावर और बालाड है. बालाड अभी लोअर लेवल पे काम कर रहा है. इनफैक्ट आपके टाटा केमिकल एंड अदर कंपनीज आर आल्सो वर्किंग ऑन हाइड्रोजन. वो सारे डीजल इंजन वापस होके आपको हाइड्रोजन लगेंगे या और कुछ लगेगा. ये मेजर चीज है, बिकॉज इंडिया में सबसे पोल्यूशन अगर कोई करता है वो करता है डीजल इंजन ऑन द टेलीफोन टावर. तो ये मेरी 3 थॉट है. एक एपीआई, एक है फूड, दूसरा है आपकी पोल्यूशन और ईवी. ये 3 चीजों में मैं देखता हूँ कि इंडिया मासिव ग्रो करेगा. एंड वंस एपीआई का हब हो गया इंडिया में, इंडिया पूरी एशिया को रूल करेगा. इसमें तो कोई दो राय नहीं है सर कि इंडिया पूरी दुनिया को रूल करेगा. एशिया तो क्या उसके आगे भी जाएगा और सुपर पावर होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं और सभी लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं. अविनाश सर, आपके पास आना चाहता हूँ, समझना ये चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि ये 3 सेक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि ये इतना प्रायोरिटी लिस्ट ये एकदम सही है या इसके ऊपर भी कुछ और हो सकता है, या इसमें कुछ आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? नहीं, इनफैक्ट लवजीत, इन्होंने सही कहा. इन्होंने 2 सेक्टर्स कहे जो हम भी काफी पॉजिटिव है. एक तो क्यूएसआर सेक्टर और दूसरा बेसिकली जो कैंसर ड्रग का जो सेक्टर है. क्यूएसआर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो जुबिलेंट फूड्स है उनका रेवेन्यू करीबन 4000 करोड़ है, लेकिन इनके जो मोबाइल डाउनलोड्स एप्स है वो करीबन 5 करोड़ के ऊपर हो गए हैं. तो ज्यादातर लोग अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं. और अगर हम मैकडोनल्ड्स या दूसरे ग्लोबल चेन्स देखें तो वहां पे मार्केट साइज और अपॉर्चुनिटी जो है, मैकडोनल्ड की टोटल सेल्स करीबन 3 लाख करोड़ है. और यहाँ पे इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में ग्रोथ के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो मैं समझता हूँ कि क्यूएसआर सेक्टर बहुत तेजी से भागेगा. यहाँ पे दूसरे भी काफी अभी नए खिलाड़ी आ गए हैं, जैसे कि बर्गर किंग है. अभी जल्द ही देवयानी इंटरनेशनल भी एक बड़ा सा फ्रेंचाइजी है जो लिस्ट होगा. तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ग्रोथ डेफिनेटली है लॉन्गर टर्म के लिए. और दूसरा जो सेक्टर इन्होंने कहा कि कैंसर ड्रग्स यानी ऑन्कोलॉजी, यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं. जैसे कि नैटको फार्मा है, शिल्पा मेडिकेयर है. छोटी कंपनीज में एक कंपनी है सकार हेल्थ केयर जो अभी अक्टूबर नवंबर से ऑन्कोलॉजी की ड्रग्स की प्रोडक्शन शुरू करेगी. तो मौके बहुत है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिए से इनको देखना है, क्योंकि पैसा यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा बनेगा. और मेरे ख्याल से इन्होंने जो कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत सारी वर्किंग वुमेन है, तो बेसिकली वहां से भी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इनके लिए कंपनीज डिजाइन करेंगे. तो वो भी एक बड़ा सेक्टर हो सकता है. तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इनका पॉइंट ऑफ थिंकिंग राइट है. लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम यही कहते हैं कि ऐसे सेक्टर्स पे आप बेट करिए जहाँ पे अपॉर्चुनिटी साइज कम से कम 50 या 100 गुना है, जो अगले 5 और 10 साल में बहुत ही ज्यादा वेल्थ क्रिएशन आपको बना सकते हैं. तो आई थिंक विश्वजीत जी काफी सिग्निफिकेंटली इंडिया के ऊपर पढ़ते हैं, तो शायद इनको ये सारी बातें यूएस से पता चलती है. बट इनका थिंकिंग डेफिनेटली इज ऑन द राइट काइंड ऑफ लाइन्स. प्लस एक डिस्टेंस से व्यू होता है सर, तो इसलिए उसका भी फर्क होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा सिस्टम के अंदर में हैं और बहुत उस माइक्रो लेवल पे ही चीजों को देख पाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास वो सारी चीजें इतना हो रही होती हैं. लेकिन जब आप थोड़ा सा 2 स्टेप पीछे हट जाते हैं तो एक मैक्रो व्यू आपको मिल जाता है कि हाँ ये चीजें ऐसी नहीं है जैसी आप वहां अंदर बैठ करके देख रहे थे. तो वो इंटरेस्टिंग है. विश्वजीत जी, कोई स्टॉक स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो एक्सपर्ट से? हाँ, मैं 2-3 स्टॉक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, हमें सबके लिए डिस्कशन के लिए. वन है डिशमन कार्बोजन. उसने 15 APIs अभी बिल्ड कर रहा है, उसको थोड़ा देखिए, डिशमन कार्बोजन.
एंड दूसरा है आपका जुबिलिएंट इनग्रेविटा, आई थिंक दैट इज द मोस्ट टॉक है। तीसरा है एक बीटा ड्रॉग जो कि एसएम काउंटर में है, और मैं देखता हूँ कि उसकी ऑनकोलॉजी में 40 या 50 एपीआईज दे आर इन पैरेलल। उसमें एक डेंजरियस पॉइंट ये है, वो सिर्फ ऑनकोलॉजी में है, अगर वो फेल हुआ तो वो गया, दैट इज द रिस्क देयर। वो सिर्फ और सिर्फ ऑनकोलॉजी में बीटा ड्रॉग एसएम में है। ये 2-3 स्टॉक है, आप इसको देखिए, और एक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स है। और मैं फूड पे अगर आऊंगा तो मैंने एडीएफ फूड को बहुत लो लेवल में यूएस में फाइंड किया, एडीएफ और वादीलाल को। लोगों की ट्रेडिशन देख के जब वो काउंटर में जाते थे और लेडीज लोग पूछते थे, भाई साहब पंजाबी समोसा है क्या? तो मैंने वो काउंटर को पूछा, ये कौन बनाता है ये पंजाबी समोसा जो तेरे लिए पागल हो रहे हैं ये लोग? तो मुझे वो एडीएफ फूड मिला 200 रुपए में। तो मैं उसको आंख बंद करके मैं जब हुआ वो खरीदा, एंड दैट वाज टच 1000। उस चेन से मैंने 2 स्टॉक को निकाला है जो कि अभी चाइल्ड स्टेज में है। देखिए, फूड्स एंड इन, मैंने बार बार इसको बोला, फूड्स एंड इन। एंड दूसरा एक है फ्रेश स्टॉक। ये दोनों गेम चेंजर हो सकते हैं, क्योंकि मैं फूड्स एंड इन का देख रहा हूँ, उसका प्यूरी, टमाटो प्यूरी एंड मैंगो प्यूरी यूएस की हर इंडियन ग्रोसरी में छाया हुआ है। ये कुछ बड़ा करने वाला है ये बंदा, बंदा। तो ये इंटरेस्टिंग व्यू है विश्वजीत जी, और वापस अविनाश सर के पास चलना चाहूंगा। लेकिन अविनाश सर, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जहां हम इससे पहले ये समझ रहे थे कि जब दूर से विश्वजीत जी वहां से देखते हैं तो थोड़ा सा एक व्यू अलग होता है, वहीं साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीजों में शायद उसका उल्टा भी हो सकता है, उसका नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि वहां से लगता है कि ये चीजें चल रही हैं तो हमें लगेगा कि इंडिया में भी यहाँ पे इंडियनाइज वर्जन हो सकता है उसका आ रहा हो। जैसे एक वो बहुत इंटरेस्टिंग जोक चलता है कि केलॉग्स कहता था कि हम इसलिए आए इंडिया में कि यहाँ पे किस तरीके से लोग ब्रेकफास्ट करते हैं वो बदल देंगे, उनका पूरा तरीका बदल देंगे। और हालत ही हुई बाद में कि अब हम जाकर के जब उसमें स्टोर्स में देखते हैं तो केलॉग्स का उपमा बिक रहा होता है, केलॉग्स की इडली बिक रही होती है। तो वो लोग कहते हैं कि उल्टा हो गया कि केलॉग्स क्या बेचेगा, वो हमने बदल दिया, ना कि केलॉग्स हमारी खान पान की नहीं। सॉरी अविनाश जी, केलॉग्स बदल नहीं सकता, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, यूएस में सैटरडे संडे में काफी फॉरेनर्स, मतलब काफी अमेरिकन इंडियन रेस्टोरेंट में खाने के लिए आते हैं। इसीलिए उन लोगों ने ना स्पाइसी डालना कम कर दिया, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगने लगा है। वो उनको खुश करने के लिए उसमें स्पाइसी डालना कम कर दिया। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ विश्वजीत जी, कि यहाँ पे जब वो आए थे इंडिया में तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ ब्रेकफास्ट करने का तरीका लोगों का बदल देंगे, और वो मान के आए थे कि वो सुबह हम लोग सीरियल्स खाने लगेंगे और वो वाला। काफी लोग खाते हैं और ये नहीं है, लेकिन एक बड़ी जनसंख्या अभी भी है जो नहीं खाती है, और वो अपने बेसिक अपने रीजनल फूड पे, और उस पे चाहे वो नॉर्थ इंडिया में पराठे हो और चाहे वो साउथ इंडिया में इडली और उपमा और डोसा हो, वो स्टिक करते हैं। और उल्टा हुआ कि केलॉग्स उल्टा उन्हीं चीजों को बेचने लगा। अविनाश जी, आपकी क्या राय है इस पे? और ये जो विश्वजीत जी जिन स्टॉक्स की अभी बात कर रहे थे उस पे एक जनरल व्यू, अगर एक ओवरव्यू या एक आध कोई स्टॉक उसके अंदर में स्पेसिफिक आप उसमें ट्रैक करते हैं और उस पर कुछ बात करना चाहते हो? आई थिंक देखिए, खाने पीने के जो भी स्टॉक्स इन्होंने कहे हैं, मेरे ख्याल से सारे बिजनेसेस ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। ज्यादातर ये ब्रांडेड बिजनेसेस होते हैं, और इन्होंने एडीएफ फूड्स की बात की तो एडीएफ फूड्स भी हमने बहुत पहले आइडेंटिफाई किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए, जो भी स्टॉक आप खरीदते हैं यहाँ पे इस लेवल पे कोई भी अगर स्टॉक खरीदता है तो लंबी अवधि के लिए टाइम फ्रेम रखें, क्योंकि अभी मार्केट में ऐसा हुआ है कि ऐसा कोई भी स्टॉक या सेक्टर बचा नहीं है जहाँ पे ग्रोथ और एक्सपेक्टेशंस बढ़ी है। तो डेफिनेटली फूड सेक्टर में एडीएफ फूड्स की बात करिए, या टिपिकली अगर आप फूड्स एंड इंस की भी बात करें तो डेफिनेटली अच्छी कंपनीज है। थोड़ा बहुत लिक्विडिटी का इशू है फूड्स एंड इंस में, लेकिन एडीएफ फूड्स में मैं समझता हूँ कि उनका एक्सपेंशन भी चल रहा है। बेसिकली कंपनी ने पहले तिमाही के नतीजे भी काफी ठीक ठाक प्रेजेंट किए, तो ये सेक्टर डेफिनेटली ग्रो करेगा। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम क्या है कि अभी इंडियन मार्केट्स में अगर हम क्यूएसआर की बात करें तो बहुत ही नए नए खिलाड़ी आने वाले हैं। तो अभी पहले सिर्फ जुबिलेंट फूडवर्क्स था जो एक ही कंपनी थी, अभी आपको बहुत सारी कंपनीज देखने को मिलेगी। तो जब भी ऐसा होता है लवजी, तभी क्या होता है ना कि ओवर सप्लाई होता है। तभी आपको एक समय पे एक ही कंपनी मिलती थी, अभी आपको 6-7 खिलाड़ी मिलेंगे लिस्टेड। तो उसके बाद आपको चुनना है कि कौन सी कंपनी सबसे बेहतरीन रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स के पास बड़ी चॉइस रहेगी, आगे रहेगी।
तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पैसा बनेगा, बट उसके बाद ये जब सिनारियो आएगा तभी आपको प्रॉपरली एनालाइज करके वही कंपनी पे पैसा लगाना है जो सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो करेगी और आपका वेल्थ बढ़ाएगी जी। वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसी चीजें हो जाएंगी। और संतोष सर, आपका क्या व्यू है जो विश्वजीत दास जी जो जिन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं उसमें और उन सेक्टर्स को लेकर के? देखिए, थीमेटिक वाइज जो उन्होंने बात की है और क्यूएसआर सेक्टर की स्पेशली जो बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि और मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे कि जो इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, उसमें काफ़ी डिस्पैरिटी है। और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को देख लें तो वो उसमें काफ़ी एक्सपेंशन होना है। और अभी तकरीबन 4.25 लाख करोड़ का टोटल जो फूड सर्विसेज मार्केट इंडिया में है, 10% CAGR के लिहाज से अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आने वाले 2025-26 तक इसमें ग्रोथ रहेगी। मुझे लग रहा है कि ये एक हैपनिंग स्पेस हो सकता है और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के लिए। और इसमें जो भी कंपनियां आ रही हैं और जो प्रॉफिटेबिलिटी जिनकी अच्छी है और जो कंपनियां अच्छी कर रही हैं, अभी तक तो मुझे जुबिलेंट फूड ही दिख रहा है कि जिसने काफ़ी अच्छा किया है, मार्केट शेयर गेन किया है। और अब वो डिपेंडेंसी टूवर्ड्स जो फूड है वो खुद पे काफ़ी कर रहे हैं। उनके खुद के जो होम्स किचन कह लें, उन्होंने जो बनाया था जो चाइनीज़ फूड के लिए, और एकदम बिरयानी का रेस्टोरेंट उन्होंने किया है। और अभी रेडी टू ईट सेगमेंट में भी वो फोरे कर रहे हैं। जैसा विश्वजीत जी बता रहे थे कि ADF फूड के पैकेट्स उनको US में मिल रहे थे, वैसे ही रेडी टू ईट सेगमेंट में ये कंपनी भी फोरे कर रही है। फ्राइड चिकन का जो मार्केट है वो भी काफ़ी बड़ा है पूरी दुनिया में। इंडिया में भी धीरे धीरे फैल रहा है वो मार्केट, और उसमें भी पॉपीज के साथ उन्होंने टाई अप किए हैं। तो पूरे सेक्टर में अभी प्रॉफिटेबल वही दिखती है। लेकिन ये सेक्टर जो कि ग्रो करेगा, तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए कि कौन सी एफिशिएंट कंपनियां हैं और कितना अच्छा हो सकता है। हेल्थ केयर के बारे में उन्होंने बताया जैसे कि ऑन्कोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होते हैं दुनिया में, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट अगर देखें फार्मा का तो ऑन्कोलॉजी है, उसके बाद फिर डायबिटीज़ के मार्केट हैं। मुझे लगता है कि मैं कंपनी स्पेसिफिक जाऊँ, उससे मुझे लगता है कि इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो हेल्थ केयर सेक्टर में हो सकती है, क्योंकि इंडिया में अभी भी एडुकेटली कवर्ड नहीं है हम हेल्थ केयर के लिए। तो उस जगह पे बहुत सारी कंपनियां अभी हाल फिलहाल में किम्स बोल के था, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये कंपनी आई थी, और उससे पहले नारायण हृदयालय है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि हम आपको हमारे आपके लिए हेल्थ प्रोवाइड करती हैं। तो अगर इस तरह की भयंकर बीमारियां हों या डायबिटीज या कह लें हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो इंडिया में जो है काफ़ी अनकवर्ड हैं। और छोटी छोटी पॉकेट्स अगर देखें जहाँ पर कि टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं छोटी छोटी जगह पे, और जो कंपनियों का पहुंच है, तो वहाँ मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मुझे हेल्थ केयर सेक्टर ज़्यादा अपीलिंग लगता है टाइम टू जो कंपनियाँ हैं, क्योंकि उनकी थोड़ा फार्मा मुझे थोड़ा कम समझ में आता है रिलेटिवली, लेकिन चूँकि इसमें काफ़ी रेगुलेशंस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हेल्थ केयर पे आप ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो संतोष सर का मानना है कि हमें हेल्थ केयर पे ध्यान रखना चाहिए। विश्वजीत सर, बहुत अच्छे तरीके से आप अपना रिसर्च वर्क करके आते हैं और आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा होता है, उससे हमें समझ आता है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा पढ़ाई करके आते हैं और हमारा काम इससे काफी कम हो जाता है। ठीक है, दिनेश सर, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा था कि SW सोलर या ये बोरोसिल रिन्यूएबल, दोनों में से कौन सा ज्यादा करेगा? संतोष सर, आप इसका जवाब दे दीजिए प्लीज। एक बार जरा क्वेश्चन फिर से दोहराएं दिनेश जी। SW सोलर या बोरोसिल रिन्यूएबल, इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है? देखिए, SW सोलर कहने की थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू थे इस कंपनी में, जिसके कारण कि जो कि ये सोलर में बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन जो इंटर पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं या इंटर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं इनके प्रोमोटर्स में, उसके कारण कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू क्रॉप अप हुए थे। मुझे लगता है कि जिस कंपनियों में, जैसा मैंने पहले ही कहा कि ESG के जो कंसर्न हैं, ऐसी कंपनियों को मार्केट थोड़ा तवज्जो कम देता है। मुझे लग रहा है कि उस लिहाज से बोरोसिल रिन्यूएबल आपको ध्यान रखना चाहिए।
वो कंपनी अभी तक तो सच कोई भी चीज़ें क्रॉप अप नहीं हुई, फॉर्म में नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आप फोकस रखें। और इसके साथ अगर एनर्जी में ही जाना है तो बहुत सारी कंपनियां जो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है ग्रीन एनर्जी की तरफ, और वो उसमें कह लें कि अडानी ट्रांसमिशन हो या फिर JSW एनर्जी हो या टाटा पावर हो, ये तीनों कंपनियां आपको अगर सस्ते दामों में मिलती हैं तो यहाँ पर भी फोकस रखना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा एक्सपेंशन का प्लान है। और रिलेटिवली मुझे लगता है कि अगर हम अडानी ट्रांसमिशन के JSW एनर्जी की बात कर लें या टाटा पावर की बात कर लें तो रिलेटिवली चीपर मिलती हैं जिस तरह के एक्सपेंशन प्लान है। अभी तक का अगर हम बैलेंस शीट देखें तो हमको बहुत कुछ नहीं दिखेगा कि, लेकिन हम जैसे कि फंडामेंटल या टेक्निकल में हम फॉरवर्ड लुकिंग देखते हैं, गाड़ी चलाते हुए हम जो है सामने विंडशील्ड की तरफ देखते हैं, ना कि ज़्यादा लुकिंग ग्लास की तरफ कम ही देखते हैं। तो अगर आप सामने की तरफ देखो तो मुझे लगता है कि ये तीन कंपनियां भी इस क्षेत्र में अच्छा करेंगी और इसमें एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, तो वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, दिनेश सर, उम्मीद करते हैं आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल, बहुत ही चलिए, आपसे बढ़िया है। जुड़कर आपसे, विश्वजीत सर से और जितने भी बाकी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं उन सब से जुड़कर बहुत अच्छा लगा हमें। चंद्र सुराना सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश सर, एक बार चार्ट्स के हिसाब से चंद्र सर से भी इस पर राय ले लेते हैं। चंद्र सर, बहुत स्वागत है आज के स्पेशल सेगमेंट पे। नमस्ते। नमस्ते सर, आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं सर। आपको लवली जीत जी को और सारे दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई है। सर, अभी हमारे साथ हमारे एक दर्शक मौजूद हैं, दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये अभी राय लेना चाह रहे हैं SW सोलर पर, तो हम चाहेंगे कि आप फटाफट से, जिस तरीके से आप एकदम अपनी तीव्र गति के साथ हमें चार्ट देखकर बताते हैं, एक बार चार्ट देख के जरूर बता दें दिनेश सर को कि क्या करना चाहिए इसमें। SW सोलर अच्छे सपोर्ट से चल रहे लगा है। 281 के लेके जाएगा। चंद्र सर, आपकी आवाज बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, प्लीज आप एक बार वापस से बता दीजिए आप क्या बता रहे थे। 273 अभी है SW सोलर, एक बार वापस से बता दीजिए क्या कह रहे थे आप। 81 के ऊपर सस्टेन करेगा तो स्टॉक अच्छा चलने लगेगा। 93 के ऊपर क्लोज करेगा तो स्टॉक रॉकेट होगा, तो 300, 350, 350 तक जाएगा। ठीक है दिनेश सर, इसके अलावा दूसरा शेयर आप कौन सा जानना चाह रहे थे वो भी पूछ लीजिए। बोरोसिल रिन्यूएबल। बोरोसिल रिन्यूएबल, अभी फिलहाल 314 में है ये। सर, क्या करना चाहिए दिनेश सर को? जब तक ये स्टॉक 302 के ऊपर क्लोज कर रहा है तब तक ये स्टॉक बुलिश है। पोजीशन होल्ड रखें 302 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लाके। ठीक है सर, स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 302 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लाके होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, होल्ड कर सकते हैं 302 का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। इसकी ये जो आपने हमें फटाफट से बता दिया है चार्ट देख के, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि फंडामेंटल समझना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है स्टॉप लॉस जान लेना और किस तरीके से उसमें इन्वेस्ट करना है। दिनेश सर, आज के इस स्पेशल सेगमेंट में हमारे साथ आप जुड़े और इतने लंबे वक्त से आप हमारा शो देखते आ रहे हैं, हमारी तरफ से, फाउंडर इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अब हमारे साथ राकेश पोकर जी मौजूद हैं। हमारे एक दर्शक काफी लंबे समय से हमें देखते आ रहे हैं, गुजरात से आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ।
राकेश सर, बहुत स्वागत है आज के शो में। थैंक यू मैडम। सर बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े इस इंटरेक्टिव सेशन में। किस स्टॉक पर आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय जानना चाहेंगे? राकेश जी, स्टॉक्स पर सबसे जाने से पहले पहले आप ये बताइए कि आपको और फाउंडर इंडिया कैसा सारे लगता है? देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी जी। और मैं फाउंडर इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। जी राकेश जी, हम जानना चाह रहे थे आपसे कि आपकी फाउंडर इंडिया पर क्या राय है, कैसा लगता है फाउंडर इंडिया चैनल आपको? मैं फाउंडर इंडिया में ज्वाइन हुआ, डिम्पी सर जब होस्ट कर रहे थे जून जुलाई 2020 पर, और तब से रेगुलरली मैं देख रहा हूँ, सब एनालिस्ट को फॉलो भी कर रहा हूँ। डिम्पी सर जब थे तब वो मुझे नाम से पहचान जाते थे कि राकेश पोकर जी का सवाल आ गया है। और ऐसा जो दोनों तरफ से जो इंटरेक्शन होता है ना, वो मैंने पहली बार देखा कि कोई एनालिस्ट या जो इतने बड़े मंच से आकर इतनी सरलता से हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा था। इससे मैं प्रभावित हुआ और फाउंडर इंडिया के साथ जुड़ गया। अभी आप जो सर हैं और आप मैडम हैं, वो भी मैंने ये मार्क किया है कि कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए ना, उसका आप ध्यान रखते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, उसका एक भी प्रश्न छूट ना जाए, अगर छूट भी जाता है तो आप दूसरे दिन उसको ले लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम चाहेंगे कि आप जितना भी ज्ञान यहाँ से बटोर सकते हैं आप बटोरें। सर किसी स्टॉक या किसी भी चीज पर कोई राय जानना चाह रहे हैं, हमारे साथ हमारे 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, अविनाश सर हैं और चंद्र सुराना सर हैं। किसी स्टॉक पर कोई राय? हाँ मैम, राय स्टॉक में तो अभी राय आपकी मिल ही जाती है जब हम प्रश्न आपसे पूछते हैं तो। मगर मुझे एक प्रश्न यह था कि मैंने सोनाटा सॉफ्टवेयर और गुजरात गैस 350 और 360 में बाय किया था। अभी तक मैं होल्ड कर रहा हूँ उसको। वो जब से मैंने बाय किया है वो अभी तक मोमेंटम ही चल ही रहा है। तो मुझे कैसे पता चले कि उसका मोमेंटम खत्म हो रहा है वो स्टॉक का? कोई भी स्टॉक हो, आप तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया सोनाटा और गुजरात गैस का। जब से मैंने बाय किया वो मोमेंटम ही चल रहे हैं, मगर मुझे कैसे पता चले कि अब उसका मोमेंटम खत्म हो रहा है और मुझे धीमे धीमे उसमें धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना है? ठीक है, तो ये सवाल सबसे पहले अविनाश सर आपसे जानना चाहेंगे। सर आप बताइए कि किस तरीके से राकेश सर या हमारा कोई भी दूसरा व्यूअर जान सकता है कि किसी भी स्टॉक में मोमेंटम अब खत्म होने वाला है या ग्रोथ पोटेंशियल रुक रही है, उसकी हमें एग्जिट करना चाहिए। इन सारी चीजों को किस तरीके से समझा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो आपको 2 तरीके से इस मार्केट में काम करना है। एक तो आपने बोला कि मोमेंटम कम खत्म होएगा, वो मुझे कैसे पता चलेगा? देखिए, पहली बात तो फंडामेंटल्स में हम कंपनीज के जो आंकड़े आते हैं वो हर क्वार्टर में मॉनिटर करते हैं, इन कंपनीज के मैनेजमेंट्स को मिलते हैं, तो हमको पता चलता है कि कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कितना आगे बढ़ेगा, कितना परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, कितना प्रॉमिस किया है। तो जब कोई भी कंपनी का परफॉर्मेंस उम्मीद से कम आता है या कोई शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम आता है, तो हम एक फ्रेश कॉल लेते हैं कि यहाँ पे मुनाफा वसूल बांध लेना चाहिए या होल्ड ऑन करना चाहिए। और इस तरीके से हम पूरी कंपनी का जो मॉनिटरिंग है वो रेगुलरली करते हैं। ये 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं होती, हम 1, 2, 3 साल रेगुलरली उसको हर क्वार्टर पे, हर इवेंट पे मॉनिटर करते हैं। तो हमको मोमेंटम पता चलता है कि कब कंपनी का ग्रोथ स्लो डाउन होने वाला है, कब कंपनी का ग्रोथ खत्म हो जाएगा, और उस हिसाब से आपको एग्जिट करना है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो अभी तेजी के बाजार में कोई बात नहीं कर रहा है, एक बात याद रखिए कि मैंने पर्सनली 2004 और 2008 देखे थे, तो तभी क्या हो गया था कि मार्केट बहुत तेजी में था, कोई भी मंदी की बात नहीं कर रहा था, और अपना पैसा बाजार में बांधना और उसको लिक्विडेट करके बैंक में लेके जाना वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती। तो आपने एग्जाम्पल दिया कि मैंने सोनाटा सॉफ्टवेयर और गुजरात गैस 350 रुपए में लिया है। मान लीजिए कि आपका स्टॉक दुगना हो गया, डबल हो गया, तो कम से कम अपना कैपिटल जो है वो घर पे लेके जाइए, क्योंकि गलती लोग रिटेल इन्वेस्टर्स ये करता है कि वो कभी मुनाफा वसूल करते ही नहीं।
और वो सिर्फ स्टॉक में रहते हैं, और जब गिरावट आती है तभी पूरी तरह से वो जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया होता है वो एक दिन या 2 दिन या एक हफ्ते में कंप्लीटली साफ हो जाता है। तो कैपिटल निकालिए, बाकी के शेयर्स फ्री रखिए, ताकि आप जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी देखोगे तो आपको थोड़ा कम प्रॉब्लम होगा। नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि हमने ऊपर के भाव में लिया, बाद में शेयर नीचे आया, मार्केट भी गिर गया, तो आपको मुनाफा भी टाइम पे वसूल करना चाहिए। तो मेरी राय में रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सिर्फ शेयर के प्राइस देख के कुछ होता नहीं। आपको जब तक आप बैंक में उसको लिक्विडेट करके पैसा नहीं बनाओगे तब तक शेयर मार्केट का कुछ मतलब होता नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट बात रही। बिल्कुल, ये तो आपने सर सही कहा। ये चीज लवजीत सर भी बहुत हमेशा कहते हैं, जब भी शो करते हैं तो ये चीज जरूर कहते हैं कि वो अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो वो केवल स्टॉक बढ़ रहा है, आपके पास वो पैसा अभी तक नहीं आया है, तो प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी होता है वक्त वक्त पर। ठीक है, अब ये सेम सवाल चंद्र सर, आप एक बार गुजरात गैस लिमिटेड को जरूर देख लीजिए, और उसके बाद राकेश सर को क्या करना चाहिए, वो अभी भी होल्ड किया हुआ है इन्होंने, तो आपके हिसाब से कितने लंबे वक्त तक वो होल्ड कर सकते हैं इसे? और राकेश जी, आपने स्टॉक बहुत अच्छा पिक किया है। जब तक स्टॉक 680 के ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक आप स्टॉक को पकड़ के रखें। और आपका जो सवाल था कि प्रॉफिट बुक का आपको कब पता चलेगा, आप कोई भी चार्टिंग वेबसाइट पे चले जाओ, एक RSI करके इंडिकेटर होता है, आप वो लगा लो। जब वो रीडिंग 85 प्लस की चालू हो जाए तब आपको धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना है, और जब वो रीडिंग 90 के आसपास आ जाए आप उस स्टॉक से पूरा बाहर आ जाओ एक बार के लिए। राकेश जी, ये आपको Relative strength टेक्निकल index व्यू दे दिया, टेक्निकल तरीके से किस तरीके से चार्ट को देख करके आप कैसे देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको मुनाफा वसूली शुरू करनी है। और अविनाश सर ने फंडामेंटल व्यू भी दे दिया। और वो जो शिवानी कह रही थी, मैं हमेशा इन दो चीजों को बहुत ही गांठ बांध के रखता हूँ कि बिजनेस में जब तक आपकी कोई डील का पैसा आपके पास ना आ जाए तब तक उस डील को कंप्लीट मत समझिए। तो जब तक मैं शुरुआती दौर में ये करता था कि जब कोई बातचीत शुरू होती थी तो मैं उसकी पार्टी भी मना लेता था कि ये एक नई डील आई है, नया डिस्कशन और वो वाला। अब सीख चुके हैं कि जब तक वो डील क्लोज होकर के उसका पैसा आपके खाते में ना आ जाए, क्योंकि कोविड के दौर में हमने वो तक चीजें देखी हैं जहाँ पे इनवॉइस भी भेजने के बाद भी और उसके बाद भी चीजें रुक गई हैं और फिर वो कभी आगे नहीं बढ़ी हैं। तो बहुत सारी चीजें समय सिखा दिया है। तो एक वो, और दूसरा ये कि मुनाफा वसूली शेयर बाजार के अंदर में वो जब तक पैसा आप ऑफ द टेबल ऑफ द स्क्रीन नहीं ले जाते हैं, वो दिखता रहे, वहां पे बढ़ता रहे, कि कोई फायदा नहीं है। तो वो जरूर, और वो बहुत जरूरी होता है। तो दो चीजें बहुत जरूरी होती है रिटेल में। एक, आपका नीचे का जो सेफ्टी लेवल है, सेफ्टी नेट कहाँ पे है कि इससे ज्यादा आपका नुकसान ना हो, आपका कैपिटल ना इरोड हो। जो अविनाश सर अभी जो कह रहे थे कि अगर कभी आपका अगर स्टॉक डबल हो चुका है तो कम से कम उसका आधा तो आप बाहर निकालें, यानी अपना कैपिटल तो बाहर निकाल लें, जो आपने पैसा डाला था तो वो आपके पास बाहर आ जाए, और अब आपका मुनाफे से ही आपका स्टॉक आगे चलता रहे, तो वो अच्छी बात है। और दूसरी चीज, ऊपर कब आपको मुनाफा वसूली शुरू कर देना। और चंद्र जी भी अक्सर अपने स्टॉक्स में, क्योंकि उनके रॉकेट शेयर्स वाले सेगमेंट हम उनके साथ में करते हैं जो कि बहुत शॉर्ट टर्म में बड़ा मुनाफा देते हैं, तो वो भी ये कहते रहते हैं कि जब वो लेवल्स आ जाते हैं, टारगेट अचीव होते हैं, तो वो ये कहते हैं 70% 75% टाइप प्रॉफिट निकाल लीजिए, केवल 25% उसके अंदर में छोड़ दीजिए और बाकी उस पर मुनाफे पे खेलते रहिए। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं। और बहुत सवाल बहुत अच्छा है कि ये और जरूरी है रिटेल इन्वेस्टर के लिए खासकर कि कब मुनाफा वसूली शुरू कर देनी चाहिए। राकेश जी, इसके अलावा जो दूसरा आपने बताया था वो कौन सा स्टॉक है, उस पे भी एक बार हम चंद्र सर की राय ले लेते हैं। गुजरात गैस में जी, गुजरात गैस पे ले लिया था, सोनाटा शायद था। गुजरात गैस और सोनाटा सोनाटा चंद्र जी, सोनाटा सॉफ्टवेयर का एक बार चार्ट देख लीजिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर जब तक 760 के ऊपर क्लोज कर रहा है तब तक स्टॉक बुलिश है, तब तक पोजीशन में होल्ड रखें। राकेश जी, आपके पास दो तरीके हैं। अगर जो आपको पोजिशनल ट्रेड करने हैं तो या तो आपके RSI 85-90 के ऊपर है तो आप पोजीशन बुक करना चालू कर दो, या उसमें सिंपल 200 मूविंग पीरियड एवरेज लगा दो। जब तक उसके ऊपर है तब तक स्टॉक बुलिश है, तब तक आप होल्ड रखो पोजीशन को। ओके,
ठीक है, उम्मीद करते हैं राकेश जी आज के इस सेगमेंट में आपको हमारे साथ जुड़कर हमारे एक्सपर्ट से लाइव बातचीत करके बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे लिए तो ये बहुत अलग और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद जी, तो ये थे हमारे साथ राकेश पोकर जी, जुड़े थे हमारे साथ गुजरात से। उसके बाद बिस्वजीत सर जुड़े थे हमारे साथ यूएसए से। दिनेश शर्मा सर अहमदाबाद से हमारे साथ थे। और हमारे दो पसंदीदा जो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट अभी मौजूद हैं, अविनाश सर मुंबई से जुड़े हुए हैं और चंद्र सुराना सर कोलकाता से। संतोष सर थे पहले, वो भी कोलकाता से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर लवजीत सर क्या इस शो को यहीं पे विराम दिया जाए अब? जी जरूर शिवानी, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था और उस एक्सपेरिमेंट में हमने एक एक्साइटमेंट था उस एक्सपेरिमेंट का कि हम ये करना चाहते थे कि क्यों केवल हम स्क्रीन पे हों और क्यों ना हमारे दर्शक भी उसी स्क्रीन पे आए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमने सबके लिए बनाया है। ये मेरा अपना प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आपका प्लेटफॉर्म नहीं, ये सिर्फ हम लोगों के लिए या ये वन साइडेड नहीं होना। यही इसका पहले दिन से जो हमने लिखा हुआ है ना कि रियल टाइम इंटरएक्टिव है। तो जब हम आदान और प्रदान करते हैं तो क्यों सिर्फ मैं स्क्रीन पे रहूं, क्यों सिर्फ आप स्क्रीन पे रहें, क्यों ना हमारे दर्शक भी स्क्रीन पे आए और सिर्फ हम उनका लिखा हुआ सवाल ही क्यों पढ़ें, क्यों ना वो खुद अपना सवाल सीधा एक्सपर्ट से पूछें। और ये इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, इसको कोशिश करेंगे कि हम इसको और अच्छे स्ट्रक्चर के साथ में कंटिन्यू रखें और बार बार इन चीजों को करते रहें। लेकिन ये मजा आया और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आज इस अच्छे दिन, इस खूबसूरत दिन हमने एक खूबसूरत एक्सपेरिमेंट किया और उम्मीद करते हैं कि एक्सपेरिमेंट और आगे चलेगा और इसको और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके से हम अपनी तरफ से जितनी भी जद्दोजहद करनी है हम जरूर करेंगे। आपको केवल हमारे साथ जुड़े रहना है, इसी तरीके से हमारी हौसला अफजाई जो है वो करते रहना है। एक बार दिनेश सर से जुड़ते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं वो सुनते हैं और फिर उन्हें विदा करते हैं आज इस शो से। जी दिनेश सर, कुछ कह रहे थे आप? मैडम मैं कह रहा था कि ये चैनल तो हमारी खुद की चैनल है और इस चैनल पे सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहने का हमें छोड़ के जाने का मन नहीं करता। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल डॉक पे मैंने एक मेरा फीडबैक डाला है जी जी, यूएस रिलेटेड टॉक्स के लिए प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एनएससी आईएफएससी भी अभी यूएस में इंडियन इन्वेस्टर्स को ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए विंडो स्टार्ट करने वाली है। तो हम चाहते हैं कि सर हम पहले से ही उसके लिए कुछ थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें आप सबके माध्यम से, कि हमें पता चले कि यूएस स्टॉक कैसे हैं, कौन से यहाँ की कंपनियां तो फिर भी हम आप सब एक्सपर्ट से मिलकर जान लेते हैं कि यहाँ की कंपनियां कैसी है, लेकिन वहाँ का हमें कुछ पता नहीं है। तो ये रिक्वेस्ट मैंने पहले एक बार भी फीडबैक पे डाला था जब आपने जस्ट स्टार्ट ही किया था, ये पिनअप किया था ये गूगल डॉक, आज फिर से डाला है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि आप थोड़ा उस पर ध्यान देंगे। दिनेश जी, हमारे प्लान में वो है और हमने आप ही की वजह से कह लीजिए, क्योंकि आपने उस तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कराया था और हम उस पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। और क्योंकि हम बहुत सारी चीजें देश में पहली बार कर रहे हैं, तो ये पहला काम भी हम ही करना चाहते हैं और जरूर करेंगे। बस वही हो सकता है कि हम फर्स्ट हों कि जो हम इसके बारे में बात करेंगे। निश्चित रूप से, और क्योंकि अगर हमें इस देश को विश्व विजेता बनना है, सुपर पावर बनना है पूरे देश के अंदर में बाकी सर आप दोनों काफी लर्नेड होस्ट हैं जिनको स्क्रीन पर देखकर हमें काफी मजा आता है। बहुत धन्यवाद। और दोनों में से एक भी नहीं आता है तो काफी मिस महसूस होता है कि आज एलेक्सी क्यों नहीं आए, आज शिवानी जी क्यों नहीं दिख रही। बहुत धन्यवाद सर, इसी तरीके से थैंक यू सर, आपने काफी फीडबैक देते रहिए हमें। जी, आपके इसी फीडबैक के साथ इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करते हुए चलेंगे साथ। एक बार बिस्वजीत सर से जुड़ते हैं। जी बिस्वजीत सर, आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो कर रहे हैं इट इज रियली यूनिक। आई मीन आप लोगों ने वो गैप को खत्म कर दिया है। मतलब एक होता है ना, कोई एक बंदा होता है या कोई डिपार्टमेंट होता है जो मेन स्ट्रीम में डिस्टर्बेंस लेके आता है, वो पूरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है और वो कहता है कि भाई साहब ये ऐसे होना चाहिए। इट टोटली डिस्टर्ब। आपने जैसे वो अमेजन आया था और गूगल आया था, इन्होंने पूरी स्ट्रीम को डिस्टर्ब कर दिया ना। आपने ऐसे पूरी बिजनेस मीडिया को ना डिस्टर्ब कर दिया है टोटली। और वो जो होता था ना कि
बाकी दर्शक ऐसे देखते थे, दिन में 250 कॉल ले रहे हैं, 250 कॉल दे रहे हैं, वो सारा सिस्टम आपने खत्म कर दिया। भले ही राइट नाउ इट हैज 2000 और 3000 व्यूअर्स, बट मुझे लगता है कि बाकी सारे जीरो लगने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जस्ट यू गाइस नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग। आप, मुझे लगता है कि जीरो में कोई होगा नहीं। आप लोगों ने पूरे ब्रेक कर दिया, वो सिस्टम को ब्रेक कर दिया। और इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, आप लोग समझ गए। बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कुछ कह दिया है, हमारे लिए बहुत मायने रखता है ये फीडबैक। इसी के साथ हम इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। राकेश जी ने भी हमें धन्यवाद कहा है। आप सभी दर्शकों का आज के इस सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अविनाश सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे दर्शकों से इंटरैक्ट करने के लिए वक्त निकाला। हम जब जब आपको बुलाते हैं आप जरूर अपना वक्त निकालते हैं हमारे दर्शकों के लिए। बहुत धन्यवाद अविनाश सर। और मैं एक अविनाश सर के सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, चाहे मार्केट डाउन हो या अप हो, वो कूल रहते हैं हमेशा। इट्स कॉन्स्टेंट, उनको पता ही नहीं लगने देते कि क्या हो जाता है। एवरी टाइम ही इज कूल, इज वेरी एक्सीलेंट। यही चाहिए टेम्परामेंट मार्केट। अविनाश सर कुछ कहना चाहेंगे? इनफैक्ट ये टेम्परमेंट की बात कर रहे हैं तो मैंने तो 2004 और 2008 का मार्केट देखा है। तो कहते हैं ना कि आप कब से खराब मार्केट देखोगे तो उसके बाद आगे कोई भी मार्केट अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे चीजों से कभी मार्केट गिरेगा तो उससे डर लगता नहीं है। तो जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, नए रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, मैं उनको यही पूछता हूँ कि आपने खराब दिन नहीं देखे, तो आपको खराब दिन देखने चाहिए, तभी आपको बाजार बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि अच्छे दिन तो सब लोग देखते हैं और अच्छा तो सब कुछ होता है, लेकिन खराब दिन में जो आदमी काम करता है और उसके बाद जो उसके बाद री इमर्ज होता है, तो उसी से इन्वेस्टर, उसी से आपका तजुर्बा और स्ट्रांग होता है। तो आई थिंक इन्होंने बराबर कहा कि मैंने भी खराब दिन देखे हैं और उसलिए मैं हर वक्त ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। खराब से खराब दिन देखे हैं तो अच्छे दिन भी आए हैं, तो ऑब्वियसली ये सब मेरे ख्याल से इन्वेस्टर क्वालिटी में तभी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके से आपका वक्त हम लेते रहेंगे ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके जो जो डाउट्स हैं वो हम आपके जरिए क्लियर कर पाएं। बढ़ते हैं चंद्र सुराना सर की तरफ। चंद्र सर, बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सवाल लेने के लिए। आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। और ये बहुत अच्छा शो आपने फॉर्मेट तैयार किया है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट जहां हम जुड़े हमारे कुछ बहुत ही बेहतरीन स्टॉक मार्केट एनालिस्ट के साथ जो काफी लंबे वक्त का एक्सपीरियंस रखते हैं, अविनाश सर, संतोष सर, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद थे चंद्र सुराना सर। इसके साथ साथ हम जुड़े हमारे कुछ व्यूअर्स के साथ। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स को हम लेके आते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप तक हमारे सभी व्यूअर्स की बात, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। इसी तरीके से आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आने वाले हमारे सेगमेंट्स में। जी सर, लवजीत सर। जी, बहुत शुक्रिया शिवानी, इस शो को आपने बहुत खूबसूरती से होस्ट किया और ये एक्सपेरिमेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है और उम्मीद करते हैं कि हम इस तरीके की चीजें और करते रहें और दर्शकों का प्यार मिल रहा है और क्या चाहिए। इससे बड़ी कोई बात नहीं, इससे अच्छा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। जैसे जो कह रहे थे अभी विश्वजीत जी कि हमने डिसरप्ट कर दिया है, वही हमारा प्रयास था और वही हम करने जा रहे हैं कि क्यों ये आश्रम से बाबा का ज्ञान नहीं बहता रहना चाहिए कि लोग सुन रहे हैं और 100-200 कॉल्स दी जा रही हैं, वो वाली चीजें। ये आदान प्रदान रियल टाइम इंटरेक्टिव इसलिए कहते हैं कि इंटरेक्टिव है। हम सवाल जवाब के साथ साथ उसके पीछे के रीजंस पे भी जाते हैं, उसके रैशनल पे भी जाते हैं, लॉजिक पे भी जाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग और इसको करते चलेंगे और इसी तरीके से ये सिलसिला चलेगा। ये मुनाफे का सफर इस तरीके से जारी रहेगा और डेली कोशिश करेंगे इसको और आगे ले जाएं और बढ़ाएं और जहां तक हमारी कोशिश, जहां तक हमारी ताकत होगी और जब तक दर्शकों का प्यार मिलता रहेगा, इसको ऐसे बढ़ाते रहेंगे। जी बिल्कुल। सर, आपने भी इस सेगमेंट के लिए वक्त निकाला, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। हमारे जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वक्त में इसी तरीके से अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए। जो हमारा गूगल फॉर्म है उसे आप भरिए। इसी तरीके से हम आपके साथ भी जुड़ेंगे, आप भी लाइव इंटरैक्ट कीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।
अब वो ट्रेडिशनल मीडिया ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है, जहां पे एक दीवार होती है, टीवी एक दीवार होता है, एंकर और जो एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ जो व्यूअर्स हैं देखने वाले, उनके बीच की दीवार नहीं बनेगा टीवी। अब टीवी साथ में लेके चलेगा, होस्ट, व्यूअर और एक्सपर्ट सब साथ में होंगे, साथ में बातचीत होगी स्टॉक मार्केट पर। आप भी हमें कुछ बताइए, जिस तरीके से हमारे आज के व्यूअर्स ने कितने अच्छे तरीके से वो रिसर्च वर्क करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है और मार्केट की कितनी अच्छे से समझ रखते हैं, ये जानकारी हम तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है और हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बार फिर हमारे सभी व्यूअर्स को फाउंडर इंडिया की पूरी टीम की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से, हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही सेगमेंट्स पहुंचाते रहेंगे हम आप तक। तब तक के लिए मुझे यानी शिवानी ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।